था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार के अंदर तो 19% मुसलमान है, 14% यादव है। यादव का मुख्यमंत्री बन सकता है। 14% 19% लोगों को कितनी जगह आपने टिकट दे दिया? 38 जिले, चलो डिवाइड करके बताओ तो मेरे को देंगे। 10% को भी आप नहीं देंगे। आप चाहते नहीं हो कि हिस्सेदारी मिले वहां के मुसलमानों को, आप चाहते नहीं हो कि वहां का विकास हो, आप चाहते नहीं हो डेवलपमेंट हो। आपको डर लगता है कि ओवैसी जी आ जाएंगे, मजलिस आ जाएगी तो हमारा क्या होगा? टाई टाई फिश, ये लोग तो विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सब करेंगे। आपने देखा नविका जी जब यात्रा निकली, ये बात करते ना हिस्सेदारी की, यात्रा में शहरी 2% वाला मौजूद है, 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं था पूरी यात्रा में। और हमारे इसमें तो सब थे, हमारे इसमें हमारा दलित भाई था, पिछड़ा वर्ग था, शेड्यूल कास्ट का भाई था, सब थे हमारे पास। कौन था तुम्हारे इसमें बताओ चलो मेरे को। हमारी पार्टी सब नहीं हो सकता है। वारिस भाई बिल्कुल नाराज मत होइए, बिल्कुल मायूस मत होइए। तहसीन पूनावाला, हो सकता है कांग्रेस पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री देना चाहती है, शायद इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है ना, एक मुसलमान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट हो सकता है ना तहसीन भाई। नाविका जी मैं अपनी बात रखता हूँ। पहले तो मेरे भाई तुषार ने कहा कि कांग्रेस ने ओवैसी जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, मोहम्मद समीर नाम के कैंडिडेट को हैदराबाद में खड़ा किया था। दूसरी बात, आदरणीय सुधांशु जी और वारिस भाई की बात से एक चीज मुझे समझ में आ गया, थोड़ा सा इस बात पे आप गौर फरमाइए। आदरणीय सुधांशु जी कहते हैं कि देखिए एक ही वोट बैंक यानी मुसलमान, मैं साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुसलमान के पीछे सारी पार्टी है। और वहां बैठे मेरे भाई वारिस भाई बोलते हैं कि अगर आपने नहीं लिया तो हम मुसलमान को भड़काएंगे। हाँ वारिस भाई बहुत डरते हैं आपसे, डरते। आप तो 15 मिनट कहते हैं ना पुलिस को हटा दो, आप तो देवी देवताओं को अपमानित करने वाले हैं। आप तो कहते हैं 15 वर्सेस 100। हम आपसे डरते, हम जानते हैं आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है सिर्फ दंगे कराना, आपकी ताकत है मुसलमान भाइयों को डराना, आपकी ताकत है बस यही। हम चाहते हैं बिहार का विकास हो, आप चाहते हो हिंदू मुसलमान हो मेरे भाई, हम चाहते। ये डर है, लेकिन इस बार ना हिंदू ना मुसलमान, ना आदमी ना औरत, ना पिछड़ा ना अगला, कोई भी, ना बीजेपी ना वारिस पठान के कोई जात से जाने वाला है। बिहार की प्रगति के लिए कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को लाने वाली हार्टलैंड को पकड़ते एक अच्छा मुख्यमंत्री देगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि तेजस्वी यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसीलिए कांग्रेस उनके नाम पर मोहर नहीं लगा रही। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? क्यों नहीं लगा रहे फिर? अच्छा मुख्यमंत्री कौन सा सरप्राइज कैंडिडेट है? तय करे, आरजेडी के विधायक तेजस्वी जी को तय करेंगे, कांग्रेस के विधायक उनका वोट देंगे। इसमें आपको दिक्कत क्या लग रही है? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी गेम पूरी समझ में आ रही है। और कुछ तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, कुछ सुधांशु जी ने लंकावी की कहानी सुनाई। लेकिन फराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये मुझे तो लगता था कि अखिलेश जी को आजम खान की टाइप की पॉलिटिक्स से परहेज था, ऐसा कुछ उन्होंने शुरू के दिनों में कहा था। आज तो चार्टर फ्लाइट निकल गई, चार्टर फ्लाइट पहुंच गई। मायने के सही कह रहे हैं, ये जो MY फॉर्मूला है, इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़ते, ये पापड़ बेले जा रहे हैं। पता नविका जी मुझे हंसी आ गई, आई एम सॉरी। मतलब ये हंसिए, हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए। मतलब अगर आज इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स से मिलने जाता है तो उस पर सवाल उठा रहे। इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक? सर्टेनली नॉट। It is neither unconstitutional nor undemocratic, but it is hypocritical. Why it is hypocritical? Because पहले उनका कुछ और विचार होता था, अब कुछ और है। आजम खान साहब was the founding member of Samajwadi Party and he has always been instrumental in shaping Samajwadi Party. It is an open secret. अब हम आ जाते हैं 2-3 बातों पर जो यहां पर अभी डिस्कशन हुए। नविका जी, अभी आपने शुरुआत में बोला कि मोदी जी 2025 की इंडियन मोबाइल कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो एकदम से मुझे याद आ गया, मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला, इत्तेफाक से मेरे पास था कि 2023 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी, उसमें मोदी जी ने क्या कहा था? उसमें मोदी जी ने एक टारगेट लिया था कि भारत जो है वो 600 मिलियन मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वर्थ $110 बिलियन। तो मोदी जी ठहरे तो मोदी जी, जुमले तो होने ही थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये आप बताएंगे कि मैं बताऊं कि $110 बिलियन का जो टारगेट लिया था एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, वो 2024 में कितना था?
$25 बिलियन भी नहीं पहुंचा। और फिर 2025 की इंडियन मोबाइल कांग्रेस में खड़े होकर के मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो ये जो मोदी जी के जुमले हैं उसको अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हम लोग टॉपिक से अलग हो जाएंगे। खैर, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही नविका जी। सुधांशु जी ने कहा कि सपा और राजद दोनों को यह समझ लेना चाहिए। सुधांशु जी, चिराग पासवान जी बहुत पहले ही समझ चुके हैं, लगभग 1.5 महीना पहले वो बोलते हैं आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। ये चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट है 27 जुलाई 2025 का। मतलब आपका केंद्रीय मंत्री बोल रहा है कि मैं सॉरी फील करता हूं कि मैं बिहार की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। यह एनडीए का हाल है आज की तारीख में बिहार में। दूसरी बात, अभी बात हुई सुबह, बड़ी चिंता है बिहार की। क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले उस पर कुछ बात हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, वी आर द थर्ड मोबाइल कांग्रेस, एक्सपोर्ट टारगेट, शायद आपने आज की अखबारें नहीं पढ़ी। एप्पल आईफोन्स अब इंडिया में बन रहे हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है, असेंबल हो रहे हैं आईफोन इंडिया में, असेंबल हो रहे हैं। तो अभी आप क्या कह रहे हैं? पहले दिन से सेमीकंडक्टर ऊपर से बरसेंगे? पहले दिन में मैं ये कह रहा हूं, अरे आप इतना नाराज क्यों रही? मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने $110 बिलियन का जो टारगेट लिया था उसका 25% भी तो नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दें। जो कहा है फराज किदवई साहब ने, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। आज स्थिति है कि एप्पल का जो एक्सपोर्ट है भारत के अंदर बने हुए $1.5 बिलियन। फराज किदवई साहब, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल हैंडसेट बनाने की है सैमसंग, और सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में बनी हुई है। अब आइए साहब, सबसे हाईटेक मोबाइल माना जाता है आईफोन। आईफोन की जो फैक्ट्री है वो चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री, बल्कि जो एक रिसेंट बना है वो 300 एकड़ का बना हुआ है प्लांट, वो भारत में है। और सुनिए आगे की मजेदार बात, आप सुनिए। अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं वो सिर्फ भारत में बने हुए बिकते हैं, चाइना वाले नहीं, क्योंकि उनको चाइना को लेकर मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि उसमें कुछ कर तो नहीं देता है। अब रही बात इसकी, जो आप कह रहे हैं असेंबल होते हैं, बिल्कुल बताता हूं। मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि 2014 से पहले भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियां कितनी थी? 2 फैक्ट्रियां, दो फैक्ट्री। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कितनी है? 250। आज हम मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड के 2nd नंबर पे हैं। 2014 से पहले हम 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारी आबादी दूसरे नंबर पे थी, मगर हम मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं थे। आज हम 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इसलिए हमें उस हकीकत को समझना चाहिए जो आप बात करें। प्रधानमंत्री जी के विजन को समझने के लिए पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं, यथार्थ फर्क होकर समझना चाहिए। और जिस ढंग से भारत आगे बढ़ा है, और मैं भी बात कर रहा, अगर बीच में कोविड वाला 1.5-2 साल नहीं आया होता तो अब तक भारत बहुत आगे चला गया होता। हां, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे सपा के और राजद के लोग हैं, भाई साहब, मैंने आपसे ऐसे नहीं कहा कि सावधान रहना है। 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, जी, मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी बोल चुका हूं, ये वोट बैंक वही है जो आपने कांग्रेस से छीना था।